प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के सभी प्रश्न का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे एवं परीक्षा की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हम देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है, तो इसमें आएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे जीव जिन्हें हम साधारण आँख से नहीं देख पाते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। और बहुत दूर की वस्तु जो हम अपनी सामान्य आँखों से न देख सकें, उसे देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग होता है। दूसरा है, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो इस खाली स्थान में आएगा नाइट्रोजन। अगला है, अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक जीव की सहायता से किया जाता है। तो अल्कोहल, जिसे हम सामान्य भाषा में शराब भी कहते हैं, का उत्पादन करने के लिए हमें ईस्ट का जो नामक सूक्ष्म जीव है उसकी आवश्यकता होती है। अगला है, हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा की बीमारी में उल्टी और दस्त होने लगते हैं और साथ ही पानी की शरीर में कमी हो जाती है। प्रश्न दूसरा, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें पहला है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है: चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो अभी आपने ऊपर खाली स्थान में इसका प्रश्न का उत्तर देख लिया है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में होता है। दूसरा वाला इसका सही है। प्रश्न खा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट? तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक भी कहते हैं। इसका गा है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनाफिलीज, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली? तो मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पहला वाला सही है। घा है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? तो इसका सही है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी के द्वारा रोग का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होता है। यह गंदे पदार्थों पर बैठती है और वह पदार्थ इसके पैरों में चिपक जाते हैं और यह फिर खाने पीने की वस्तु में बैठती है, जिसे हम खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो यह जो है रोगों को संचरित अर्थात फैलाती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? आपने ब्रेड भी खाया होगा, इडली डोसा भी खाए होंगे। उष्णता, पसीना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि या माड़ने के कारण, यानी आटा गूंथने के कारण? तो इसका सही है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। 4 नंबर का प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण? तो इसका सही है तीसरा, किण्वन। प्रश्न तीसरा, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम फर्स्ट में दिया है जीवाणु राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। कॉलम सेकंड में दिया है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक, और अंत में दिया है प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो यहाँ पर हमने सही जोड़ी बना दी है। आप इस तरह सही जोड़ी उतारेंगे। जीवाणु का सही होगा हैजा का कारक, यानी 5वें नंबर वाला। दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में होता है, इसका उपयोग, यानी इसकी पहली वाली नंबर वाली सही जोड़ी बनेगी। हमने यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस,
इसका उपयोग होता है दही के जमने में, यानी इसकी सही जोड़ी दूसरी वाली होगी। ईस्ट का उपयोग ब्रेड की बेकिंग में होता है, तो इसका सही होगा ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, यह होता है मलेरिया का कारक, यानी चौथी वाली जोड़ी इसकी सही होगी। एक विषाणु, यह एड्स का कारक होता है, यानी छठवीं वाली इसकी सही जोड़ी होगी। इस तरह आप सही जोड़ियां बना लीजिए। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपके 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देख सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में भी आवर्धक लेंस का उपयोग होता है और यह आवर्धक लेंस जो है छोटी चीज़ को बड़े रूप में दिखाई देता है और इस प्रकार हम छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को भी हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्रश्न 5वां, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य वर्ग हैं वो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। प्रश्न 6वां, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल। प्रश्न 7वां, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो सूक्ष्म जीव वे छोटे छोटे जीव हैं जो हमारी सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता या आवर्धक लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब इस पर हमें उपयोगी वाक्य लिखना है। तो पहला, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में किया जाता है। दूसरा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। टीका जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस हुआ था तो उसको टीका लगा था, ऐसे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगते हैं जो उसमें। चौथा, ये कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने या वृद्धि करने में सहायक होते हैं। 5वां, इनका उपयोग ब्रेड, केक या दही आदि बनाने में होता है। 6वां, ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। 7वां, ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। 8वां, ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं। 9वां, ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक हैं। और 10वां, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। प्रश्न 8वां, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अभी आपने उपयोगी विवरण देखा, अब हम हानिकारक विवरण देखेंगे। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित रोग फैलाते हैं, जैसे क्षय रोग, हैजा आदि। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स। इसी तरह कोरोना भी वायरस फैला था। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। चौथा, कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं की रस्ट कवक से, नींबू कैंकर जीवाणु से तथा भिंडी की पीत विषाणु से होती है। प्रश्न 9वां,
प्रतिजैविक क्या हैं, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, तो यह आईएमपी प्रश्न है। उत्तर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ये औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां रखें। पहला, प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। चौथा, सर्दी जुकाम या फ्लू बुखार में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, पाश्चुरीकरण क्या है? यह आईएमपी प्रश्न है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा करके उसे थैलियों में भंडारण करते हैं, यानी एकदम ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और दूध संदूषित नहीं होता। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो आप दूध के पैकेट बाज़ार में देखते हैं तो वो इसी विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 2, संचरणीय रोग क्या हैं? संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। वर्तमान में अभी आपने कोरोना भी देखा होगा, कोरोना भी संचरणीय रोग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स या क्षय रोग हैं, और आप कोरोना भी लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, रोग कारक कीट क्या है? कुछ कीट या जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी एक इसका उदाहरण है। प्रश्न 4, परिरक्षक क्या है? यह भी आईएमपी प्रश्न है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक, चीनी से मुरब्बा बनाया जाता है, अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। इनका उपयोग जैम, स्क्वैश बनाने में होता है। आपने बाज़ार से खरीदे होंगे जैम वगैरह, तो वो इसी विधि से बनाए जाते हैं और इसलिए ये अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। अचार भी आपने देखा होगा, इसी तरह मुरब्बा भी। प्रश्न 5वां, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग लिखिए। तो यह आईएमपी है। इसमें सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका भी देखें हम। तो पादप रोग, नींबू कैंकर, यह किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से, और इसका संचरण का तरीका क्या है? वायु यानी हवा के द्वारा यह फैलता है। अगला है गेहूं की रस्ट, सूक्ष्म जीव है कवक और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। अगला है भिंडी की पीत, सूक्ष्म जीव है वायरस और यह कीटों के द्वारा फैलता है। प्रश्न 6वां, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका एवं बचाव के उपयोग लिखिए। यह भी आईएमपी प्रश्न है। तो यह टेबल के रूप में है। मानव में होने वाले रोग जिससे होता है उस सूक्ष्म जीव का नाम, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। तो सबसे पहले हम देखें क्षय रोग। यह जीवाणु के द्वारा होता है, संचरण का तरीका वायु है। इसी तरह खसरा वायरस, सूक्ष्म जीव के द्वारा, संचरण का तरीका वायु। चिकन पॉक्स वायरस, सूक्ष्म जीव के द्वारा, और यह वायु और सीधे संपर्क से भी होता है। पोलियो, यह वायरस से होता है, वायु और जल के द्वारा होता है। और इन सभी चारों के रोकने के उपाय है रोगी व्यक्ति
को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण कराना। अगला है हैजा। सूक्ष्मजीव है जीवाणु और यह संचरित होता है जल या भोजन से। इसी तरह टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है और फैलता जल के द्वारा है संचरण इसका। और इन दोनों के उपाय में है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेय जल एवं टीकाकरण। अगला है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए जो है वायरस से फैलता है, सूक्ष्मजीव है वायरस और फैलता जल से है। और इसके रोकने का तरीका है उबलते हुए पेयजल का प्रयोग, यानी उबले हुए पानी का उपयोग और टीकाकरण। अंत में है मलेरिया। यह सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ इसका रोग कारक है और यह फैलता मच्छर से है, एनाफिलीज मच्छर से। आपको मालूम है मादा एनाफिलीज मच्छर से। और उपाय क्या है? मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर भगाने के लिए रसायन, यानी जैसे अपन मच्छर की अगरबत्ती और कॉइल वगैरह लगाते हैं, तो ये सब करें। कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दें। तो ये इसके उपाय हो गए। प्रश्न 7वां, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। यह आईएमपी प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वह राइजोबियम जीवाणु एवं जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं उनके द्वारा और नीले हरे शैवाल के द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। अब हम नाइट्रोजन चक्र को समझें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। अब यह पृथ्वी में यानी मिट्टी में कैसे आती है? 2 तरीकों से आती है। पहला तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और यह वर्षा के पानी में उसके यौगिक मिलकर के मिट्टी में आ जाते हैं। तड़ित मतलब जब बादल गरजते हैं तो उससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के यौगिक बना के और पानी में मिक्स हो करके और वो मिट्टी में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। तत्पश्चात जीवाणु द्वारा स्थिर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तन हो जाता है और यह आके मिट्टी में जो है मिल जाते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। तो इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाती है यौगिकों के रूप में। अब ये पुनः वायुमंडल में कैसे जाती है? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और फिर पुनः ये कहाँ चली जाती है? वायुमंडल नाइट्रोजन के रूप में। दूसरा, इसमें जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं ये पौधे इनका अवशोषण करते हैं और पौधों को जंतु भोजन के रूप में, खाना के रूप में लेते हैं। फिर उनके उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का पुनः अपशिष्टीकरण होता है, यौगिकीकरण कहना चाहिए अपशिष्ट के द्वारा, और फिर वह फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।